चलिए शुभ समाचार में सबसे पहले बात उन बेटियों की करेंगे जो देश का मस्तक ऊंचा करके स्वदेश लौटी है। आपको दिखाएंगे कैसे अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप विजेताओं का उनके शहरों में जोरदार स्वागत हुआ और कैसे बेटियों ने अपनों के बीच अपनी जीत का जश्न मनाया। इसकी तस्वीरें थोड़ी ही देर में आपके सामने होंगी। देखिए, आपको लिए चलेंगे कश्मीर, जहां बर्फ के बीच सुहाने सफर की दिलकश तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। आपको दिखाएंगे कैसे श्रीनगर से बनिहाल तक का ट्रेन रूट बन गया है नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कैसे इस रूट पर सफर का आनंद ले रहे हैं सैलानी। इसकी भी झलक होगी आपके सामने। बिल्कुल, आज से सूरजकुंड मेले का भी शुभारंभ हो रहा है। फरीदाबाद में होने वाले इस मेले के लिए हरियाणा टूरिज्म ने बड़े स्तर पर तैयारियां की है। 45 देशों के कलाकार यहां पहुंचे और पूर्वोत्तर की टीम इस बार मेले में नजर आने वाली है। इसकी भी आपको पूरी डिटेल देंगे। देखिए, बात परिंदों के सबसे बड़े आशियाने की भी हम करने वाले हैं। आपको बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक संस्था ने आर्टिफिशियल घोंसले बनाकर इतिहास रच दिया है और क्यों इस पहल को कम होते पक्षियों के लिए माना जा रहा है वरदान। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बात रेलवे के उन रखवालों की भी करेंगे जिन्होंने जिंदगी को बचाने का मिशन अपने हाथों में ले रखा है। बताएंगे कैसे लोकल में सफर करने वालों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं वेस्टर्न रेलवे के जवान। देखिए, सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो बेटियों के दमखम की कहानी बयां करता है। देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का परचम लहराने वाली बेटियां जो है वतन लौट आई हैं। वतन वापसी पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इससे पहले बीसीसीआई ने भी इनके सम्मान में कार्यक्रम किया था, लेकिन घर लौटकर आई बेटियों का जब उनके अपनों ने स्वागत किया तो ये लम्हा देखने लायक था। अंडर 19 विश्व कप जीतकर लौटी बेटियों का वतन लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलकर ये सभी युवा खिलाड़ी अपने अपने शहरों के लिए रवाना हुई। वहां भी उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। फिरोजाबाद की सोनम यादव जब अपने घर पहुंची तो पूरा काफिला साथ था। घर पहुंचते ही सबसे पहले आरती उतारी गई, फिर उनकी मां ने अपनी लाडली का मुंह मीठा कराया। रोहतक के एक छोटे से गांव की रहने वाली सोनिया मेहंदिया की वापसी को लेकर भी खूब तैयारी दिखी। फूलों और नोटों के हार से सजी सोनिया जब गाड़ी में अपने गांव पहुंची तो परिवार के लोग भावुक हो गए। ढोल बाजे और डीजे के साथ सोनिया को देख मां खुशी से झूम उठी। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पार्श्वी चोपड़ा के स्वागत में रोड शो निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत में सड़कों पर जुटे। तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली तितास साधु का उनकी दादी ने तिलक लगाकर स्वागत किया। उनके घर के बाहर मिलने के लिए इलाके के बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस ऐतिहासिक जीत से इन सभी युवा खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है। साथ ही उनकी आंखों में तैर रहा है सीनियर टीम में खेलने का सपना। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ भोलानाथ साहा, हुगली, गुड न्यूज टुडे। इन लड़कियों की ये कामयाबी जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा है ये जश्न। मानो जैसे पूरा देश उत्सव मना रहा हो। छोटे छोटे शहरों से निकली ये लड़कियां आज एक मिसाल बनकर उभरी हैं। ये बता रही हैं कि हम सभी को सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान भी लगा देनी चाहिए। अपनी मेहनत, सब्र और लगन से इन्होंने न सिर्फ खुद की किस्मत को संवारा बल्कि देश की खुशियां मनाने का भी देश को एक बड़ा मौका दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। तो यहाँ जब आप आई तो बीसीसीआई ने भव्य स्वागत किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा स्वागत था हमारा और बहुत अच्छा लगे हमें खेल के। ड्रीम्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है
मतलब पूरे वर्ल्ड के गॉड है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, तो उनसे स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा। पहली बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हुई है और इंडिया जीती है, बस यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर हमारे लिए बहुत मोटिवेट चीज की बोल रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था उनसे, मतलब कुछ चीजें मतलब सोचा भी नहीं था कि सर हमसे मिलेंगे। बहुत ही खुशी हो रही है इतने मेंबर को देख के, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आगे क्या है आप लोगों का? आगे अभी सीनियर वर्ल्ड कप होने वाला है, तो चाहते हैं कि उसमें जल्दी जल्दी। फाइनल के दिन बात कर रहे हैं आप? फाइनल का दिन हम लोग ऐसे ही सोच के निकले थे कि जीत के जाएंगे और कुछ नहीं था। सबके सिर्फ मुंह में यही बात आ रहा था कि हाँ, वी हैव टू विन दिस मैच, वी हैव टू विन दिस मैच एंड वी वॉन इट। बेटियों की खुशियों की जो तस्वीर है वो तो आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां कुछ वक्त पहले तक एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी को मजदूरी तक करनी पड़ी थी, लेकिन अचानक उसके पास एक कॉल आया और उसकी किस्मत बदल गई। क्या है पूर्व हॉकी प्लेयर परमजीत सिंह की कहानी? चलिए आपको दिखाते हैं। एक खिलाड़ी जो गुमनामी के अंधेरों में खो गया था, जिसे 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी तक करनी पड़ रही थी, गेहूं और धान के बोरे उठाने पड़ रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई और ऐसी बदली कि उसे यकीन नहीं हुआ। परमजीत सिंह, जिसे किस्मत ने हालात के हाथों लापरवाही से छोड़ा हुआ था, वो 1 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने बैठा था। अपनी काबिलियत, अपना हुनर बता रहा था। उसके अनगिनत सर्टिफिकेट और मेडल देखने के बाद भगवंत मान परमजीत की प्रतिभा के कायल हो गए और परमजीत को पंजाब में हॉकी का कोच बनाने का फैसला लिया। परमजीत 9 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। इस खेल से उनका लगाव ऐसा है कि रोटी की फिक्र से दबे रहने के बावजूद वो मैदान पर जाना नहीं भूले। अपने बच्चे को हॉकी का खिलाड़ी बनाने का सपना भी देखा और जुटे रहे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुदरत की कारीगरी। जी हां, आसमान से गिरती बर्फ और पहाड़ों का बदलता सौंदर्य, इस कुदरत की कारीगरी ना कहें तो क्या कहा जाए। कुदरत की कलाकारी का ये किस्सा उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ बद्रीनाथ धाम को रंगती है और फिर औली में रोमांच प्रेमियों को ये सौगात देती है। देखिए, कुदरत का चलाया ये करिश्माई जादू रुद्रप्रयाग और बागेश्वर को मदहोश करते हुए भारत के शीर्ष जम्मू कश्मीर तक जाता है। इससे धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की रंगत और ज्यादा खिल जाती है। यहाँ श्रीनगर और पुंछ समेत कई जिलों में कुदरती सफेद चादर बिछी हुई है। देखिए, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लगभग एक ही जैसा नजारा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। कुदरत की ओर से पहाड़ों का सफेद श्रृंगार सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सैलानी औली और बागेश्वर जैसे टूरिस्ट स्पॉट पहुंचकर जमकर इस सौंदर्य का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बर्फ की सफेद चादर पर सूर्य की सुनहरी किरणों का अलौकिक सौंदर्य पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींच रहा है। बागेश्वर के कपकोट के टूरिस्ट स्पॉट विनायक और खाती सैलानियों की मौज मस्ती से गुलजार है। कुदरत का मनमोहक नजारा मन पर ऐसा जादू कर रहा है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी सैलानी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बर्फीली हसीन वादियों का लुत्फ उठाने का सबका अपना तरीका होता है। अब इस स्कूली बच्चे को देख लीजिए, इसने तो बर्फ का एक शानदार गुड्डा ही बना डाला। और हमें पता चला कल बारिश, स्टेटस भी लग रहे थे लोगों के, तो हमने सोचा कि घूम के आते हैं विनायक टॉप में यहाँ। और हम आगे दूर तक गए थे, क्या कहते हैं, ऊपर जंगल तक, और यहाँ पे भी हमने काफी मस्ती करी और काफी अच्छा लगा यहाँ पे बर्फ का वो देख के। कुदरत के दिलकश नजारों से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने वाले औली में पहाड़ों के बीच बर्फ की चादर बिछ चुकी है। औली में इस समय दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं और स्कीइंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बर्फ का दूर दूर तक विशाल मैदान औली की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है।
सनातन आस्था का प्राचीन धाम बद्रीनाथ पूरी तरह सफेद चादर में ढक चुका है। बद्री विशाल के कपाट तो फिलहाल बंद है, लेकिन मंदिर के आसपास का नजारा स्वर्ग की छटा बिखेर रहा है। बद्रीनाथ में जहां तक नजरें दौड़ाएं, सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले बद्रीनाथ में ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे, गुड न्यूज टुडे। धरती का स्वर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर। कई मायनों में ये बात सच भी है कि बर्फीली पहाड़ियों से लेकर प्राकृतिक नजारे इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। लेकिन आजकल कश्मीर में बर्फ से ढकी पटरियों के बीच ट्रेन यात्रा सैलानियों के बीच रोमांच पैदा कर रही है, उन्हें आकर्षित कर रही है। बर्फ से सफेद धरती, सफेद पेड़, चमकते पहाड़ किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। इस पर सोने पर सुहागा साबित हो रही है ये ट्रेन यात्रा। खिड़की के सामने से गुजरते इन दृश्यों को देखिए। ये मनोहारी नजारे किसी को भी आकर्षित कर लेंगे। बर्फबारी के बीच श्रीनगर से बनिहाल तक ट्रेन से सफर भी आजकल टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ पे जो नेचर है और जो स्नोफॉल है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर। और ये जो ट्रेन है मतलब इट इज फैंटास्टिक। आप यहाँ पर आए हो, आपको हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम ट्रैवलिंग इन इंडिया। पटरियों के बीच बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, फिर भी ट्रेन की सर्विस चल रही है। श्रीनगर से बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन के सफर का आनंद सैलानियों को इसलिए भी लुभा रहा है क्योंकि उन्हें इसी बहाने कश्मीर की खूबसूरती निहारने का शानदार मौका भी मिल रहा है। उन्हें कश्मीर के जन्नत होने का एहसास भी करा रहा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत नजारा है। पीपल शुड कम एंड एंजॉय दिस प्लेस। बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। इन नजारों को देखिए, आपको एहसास होगा कि आप भारत की नहीं किसी और देश की तस्वीर देख रहे हैं। बर्फबारी ने इस बार घाटी का ऐसा श्रृंगार किया है कि पूरा माहौल आनंद से भर उठा है। जो ये ट्रेन का चल रही है स्नोफॉल में, इसमें आज कुछ और ही मजा है। इसका अपना ही मजा है कि ये आपको कहीं मिलना नहीं। जो आप बाहर जाके स्विट्जरलैंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे बेटर आप यहीं पे आके और यहीं स्विट्जरलैंड देखिए। 2 साल बाद कश्मीर में इतनी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। अगर घाटी में यूं ही शांति रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से कश्मीर जन्नत जैसा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में बर्फ देखने की चाहत में पर्यटकों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, तो कारोबारियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल गए हैं। सबसे ज्यादा खुश है डल लेक के शिकारा और बोट हाउस वाले, क्योंकि कोरोना काल के बाद उनका जो कारोबार है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। लेकिन इस बर्फबारी ने उनको भी मुस्कुराने का एक मौका जरूर दे दिया है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद नजारा पूरी तरह से सुहावना हो गया है। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से सैलानी यहां पहुंचने लगे हैं। खासकर श्रीनगर के डल झील और उसके आसपास सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के बीच लोग शिकारे और हाउस बोट का आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। आई एंजॉयड अ लॉट। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा और डल लेक में मुझे काफी पसंद आया। हॉस्पिटैलिटी इनकी इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल जो मेरे को चाहिए था बोलिए तो मेरा ड्रीम कंप्लीटली यहाँ पे पूरा हुआ है। डल झील के चारों ओर बर्फ का ढेर है, तो डल लेक में शिकारे और हाउस बोट की रौनक देखते ही बन रही है। सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी से
होटल्स और हाउस बोट में जगह नहीं मिल रही है। सब टूरिस्टों से भर गए हैं। इससे टूरिस्ट बहुत बढ़ गए हैं सर। अभी सब हाउस बोट में कस्टमर है और यहाँ होटलों में भी और शिकारे वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शुक्र ऊपर वाले के ये बर्फबारी हो गई। ये हमारी खूबसूरती है, कश्मीर की खूबसूरती है। श्रीनगर आने वाले पर्यटक न सिर्फ यहाँ के मौसम का मजा ले रहे हैं बल्कि शिकारे का आनंद भी उठा रहे हैं। पहली बार कश्मीर आए लोग कुदरत के इस करिश्माई तोहफे से अभिभूत नजर आए। जम्मू कश्मीर लोगों को बहुत अच्छा है, तो कंफर्टेबल फील हो रही हूँ। यहाँ पे लोग भी टूरिस्ट लोगों को बहुत अच्छा दिखते हैं, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है और आर्मी भी कोऑपरेटिव है, पुलिस डिपार्टमेंट भी कोऑपरेटिव है। सो आई फील लाइक वेरी कंफर्टेबल हियर। कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से बर्फ की बूंदों ने यहाँ के प्राकृतिक नजारे को और मनोरम बना दिया है, जिसे देखने दूर दूर से सैलानी पहुँचने लगे हैं। इससे पर्यटकों की मनचाही मुराद तो पूरी हो ही रही है, कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से खिल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। कुदरत के इस करिश्मे से दुनिया की सुपर पावर अमेरिका भी अछूता नहीं रहा है। देखिए वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी बेहद दिलचस्प हैं। वहां का टेक्सास शहर इन दिनों भारी बर्फबारी की वजह से सफेद चादर से ढका हुआ है। ऐसे मौसम में ड्रोन से शहर का एक वीडियो बनाया गया जिसमें मकानों की छत नजर आनी ही बंद हो गई। इस नजारे को देखकर ऐसा लगा जैसे ये पक्के मकान नहीं बल्कि टेंटों का शहर हो। आलम ये रहा कि मकान की छतों से लेकर सड़कें सब सफेद नजर आई। ऐसा ही नजारा दूसरे राज्यों का भी है क्योंकि चारों तरफ सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। इस मौसम ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। हालांकि सड़कों से तो बर्फ को हटा लिया गया, लेकिन सड़कों के किनारे और पुल के रेलिंग पर बर्फ की मोटी परत अभी भी चढ़ी हुई है। पेड़ों पर गिरी बर्फ भी ओस पड़ने से ठोस हो गई है। आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरी इस बर्फ को आप पेड़ों पर देख सकते हैं। ऐसी कलाकारी ये नजर आ रही है जिससे उनकी रंगत और भी ज्यादा निखर गई है। वहां कई इलाके तो ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए लगाए गए झूलों पर भी बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। हालांकि इस बर्फबारी में लोगों ने अपने लिए मनोरंजन के तरीकों को भी ढूंढ लिया है। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि आने वाले दिनों में वो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बिना ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। सरकार गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे का काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहती है। रोपवे चालू होने के बाद भोले के भक्त 35 से 40 मिनट में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। प्रकृति की गोद में बसे आस्था के परमधाम केदारनाथ में आकर श्रद्धालु सारे जहां का दर्द भूल जाते हैं, लेकिन भगवान भोले के दरबार में पहुंचकर अलौकिक आनंद की अनुभूति करने वाले श्रद्धालुओं को यहां तक आने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सबके बस की बात नहीं। बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो 16 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन होती है। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा इतनी महंगी है कि आम आदमी की जेब जवाब दे जाती है। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे वरदान साबित हो रहा है। रोपवे का निर्माण कार्य इसी साल शुरू हो जाएगा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9 किलोमीटर लंबा रोपवे 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। रोपवे के जरिए भोले के भक्त गौरीकुंड से केदारनाथ तक महज 35 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि इतनी दूर पैदल तय करने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है। प्रशासनिक स्तर पर रोपवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केदारनाथ रोपवे का अप्रूवल्स की जो प्रक्रिया है वो ये भी चल रही है और इसमें अभी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसमें टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है और पूरी उम्मीद है कि इसी कैलेंडर ईयर में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और करीबन 9 किलोमीटर लंबा रोपवे जो 900 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, इससे हमारे तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम जाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी ने गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया था। वन भूमि के स्थानांतरण और टेंडर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। रोपवे बन जाने के बाद आम लोगों का बाबा के दर पर जाना बेहद आसान हो जाएगा। रोपवे का किराया आम श्रद्धालुओं की जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा।
सबसे अच्छी बात यह है कि रोपवे बन जाने के बाद एक ही दिन में श्रद्धालु पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर वापस भी आ सकते हैं। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में आई भयानक आपदा के बाद केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग हो रही है, लेकिन केदार घाटी में जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें सड़क का निर्माण कर लेना कतई आसान नहीं है। आपदा से पहले जो रास्ता केदारनाथ धाम को जोड़ता था, वो रामबाड़ा से आगे पूरी तरह डैमेज हो चुका है। वहीं रामबाड़ा से केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक खड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ घोड़ा पड़ाव की चढ़ाई को पार करते समय सांस फूलने के कारण कई श्रद्धालु बीमार हो जाते हैं, जबकि हार्ट के मरीजों की यहां मौत भी हो जाती है। यही वजह है कि यहां रोपवे के निर्माण की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड और खासकर तीर्थों को रोपवे से जोड़ने का आखिरकार क्या प्लान है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल गौरीकुंड से केदारनाथ की जो यात्रा है, इसे काफी मुश्किल माना जाता है। 18 किलोमीटर की चढ़ाई बेहद मुश्किल है। केदारनाथ जाने के लिए अभी सीमित सुविधाएं ही मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन अब सूरत बदलने वाली है। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच केबल कार का काम शुरू होगा। दूसरे चरण में गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक रोपवे का काम होना है। बिल्कुल, देखिए इस रोपवे से न केवल श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। रोपवे प्रोजेक्ट को उत्तराखंड में 3 साल में पूरा करने का प्लान बनाया गया है। बिल्कुल, उत्तराखंड में 13 जिलों में 49 रोपवे बनाने के मेगा प्लान पर सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 7 रोपवे बनने हैं और उत्तरकाशी में 5 रोपवे का प्लान है। बिल्कुल, देखिए रोपवे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उत्तराखंड के सड़कों पर यातायात का जो बोझ है वो इससे कम होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि जो तमाम लोग हैं वो इसी का इंतजार कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की कर लेते हैं। तो देखिए बात करते हैं उस मेले की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। दिल्ली के पास फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की आज से शुरुआत होने जा रही है। देखिए ये जो मेला है 19 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें देश विदेश के लोग शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले की खासियत ये है कि मनचाहे प्रोडक्ट सस्ते रेट पर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। रंग बिरंगी ये तस्वीरें 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की हैं, जिसका उद्घाटन आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करने वाले हैं। ये मेला शिल्प मेले के तौर पर अपनी पहचान रखता है, साथ ही सांस्कृतिक विरासत की भी। यहाँ देश और विदेश के लोग अपने स्टॉल लगाते हैं। ये मेला 19 फरवरी तक चलने वाला है। ये मेला अपने आप में अलग पहचान रखता है। इस बार माना जा रहा है कि इसमें 45 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं। ये संख्या पिछले कई सालों से दुगनी बताई जा रही है। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य भी इसमें शिरकत करेंगे। इन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इसमें हिस्सा लेंगे। पार्टनर कंट्रीज के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश इसमें शामिल होने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को ही इस बार मेले की थीम बनाया गया है। खाने के शौकीनों को इस बार ये मेला खूब रास आने वाला है, क्योंकि इस बार 50 फूड स्टॉल इस मेले में लगाए जा रहे हैं। ये मेला 19 फरवरी तक चलने वाला है। हालांकि प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए टिकटों की सेल को रोकने का फैसला भी किया है। माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भी रहेंगे। सभी लोगों को मैं इसमें आमंत्रित करना चाहूंगा कि यहाँ पे आए। और अब की बार जो खास बात है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो इसमें पार्टनर्स बने हैं, तो उनकी स्टॉल्स और उनके जो क्राफ्टमैन है, आर्टिसंस हैं, तो वो यहाँ पे रहेंगे। मेले में पिज्जा से लेकर बाजरे की रोटी तक का जायका लिया जा सकता है। मणिपुर की चाहाओ खीर, मेघालय का फ्रूट चाट, त्रिपुरा की भंगुई बिरयानी और पूर्वोत्तर राज्यों की बैम्बू बिरयानी का जायका भी सूरजकुंड मेले में आकर लिया जा सकता है। मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में मौजूद अद्भुत और लुप्त हो रही कलाओं को बढ़ावा देना है। सूरजकुंड मेले में जाने के लिए टिकट लेना होता है। इस मेले में आप 50 रुपए से लेकर 100 रुपए में भी कई सारी चीजें खरीद सकते हैं। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको महोबा में चल रहे बर्ड फेस्टिवल की एक झलक भी दिखाते हैं, जहां लोक संस्कृति के साथ पर्यावरण को सहेजने की शुरुआत हो चुकी है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है, जहां देश विदेश से पहुंचे सैलानी आनंद उठा रहे हैं।
लोक संगीत के साथ झीलों में डुबकी लगाते इन पंछियों की आवाज सुनकर किसी का भी मन चहक उठेगा। अगर आपको प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद लेना है तो महोबा की धरती पर आपका स्वागत है, जहां की शाम लोक संगीत के सुरों से सजती है और सुबह पंछियों की आवाज से गुलजार होती है। यूपी के महोबा में नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से यूपी सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत विजय सागर पक्षी विहार में यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें एडिशन की मेजबानी महोबा कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का कहना है, टूरिज्म बढ़ाइए, डेवलपमेंट बढ़ाइए, लोगों को रोजगार दिलाइए, और ये चीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर पानी तालाब में नहीं होगा तो जमीन के नीचे का पानी कहाँ होगा। प्रवासी परिंदों के संरक्षण के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में पर्यटकों की मौजूदगी के अलावा फोटोग्राफी जैसे आयोजन भी हो रहे हैं। यहाँ कैमरों से ली गई तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर और सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टेंट सिटी बनाने के पीछे मकसद ये था कि लोग अमूमन होटल में या धर्मशालाओं में रहते हैं। प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमियों के लिए ये जरूरी है कि वो प्रकृति के बीच में रहें और उसके बीच प्रकृति के बीच रहते हुए, झील के किनारे रहते हुए, सुबह सुबह मॉर्निंग में जिस समय चिड़ियों की चहचहाट शुरू होती है उस वक्त उनको देखें और उनको पहचानें। यहाँ जंगल सफारी, कुदरत की रक्षा और फोटोग्राफी जैसे कई कंपटीशन होंगे। इस फेस्टिवल का मेन मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना है। सर्दी के मौसम में साइबेरियन पक्षी भी यहाँ डेरा जमाने पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ देसी और विदेशी सैलानियों के देखने के लिए काफी कुछ है। पर्यटकों के लिए टेंट वाले लग्जरी रूम भी तैयार किए गए हैं। यूपी सरकार की इस पहल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। नाहिद अंसारी, महोबा, गुड न्यूज टुडे। लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेनों में सवार होना चुनौतियों से भरा हुआ है। आज हम आपको वेस्टर्न रेलवे के देवदूतों से मिलवाएंगे, जिनकी सूझबूझ से अब तक 46 लोगों की जान बचाई गई है। यूं ही नहीं कहते, दुर्घटना से देर भली। जल्दबाजी कितनी घातक हो सकती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये तस्वीरें हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली इन लोकल ट्रेनों में रोजाना हजारों लोग चढ़ते और उतरते हैं। किसी को दफ्तर जाने की जल्दी होती है तो किसी को घर जाने की। इस बात का ध्यान नहीं रखते कि एक छोटी सी गलती उसी की जान पर बन आएगी। ये अब मेरे पीछे तस्वीरें देखते हैं, चर्चगेट स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर जीआरपी के जवान लगातार गश्त लगाते हुए दिखे हैं। आरपीएफ के लगातार जवान जो हैं वो गश्त लगाते हुए दिखते हैं। पीक आवर्स में इनकी संख्या जो है हर स्टेशन पर 6 से 7 की होती है आरपीएफ जवानों की, और जीआरपी जवानों की भी जो संख्या होती है वो 5 से 6 लोगों की होती है। इन तस्वीरों के जरिए आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेनों में सवार होने की होड़ में मुसाफिर किस तरह से मुसीबत को बुलावा भेजते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए मुंबई के सब अर्बन रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं, जो अक्सर मुसाफिरों के लिए देवदूत बन रहे हैं। एक टीम बनाकर जीआरपी और आरपीएफ के जवान मिशन जीवन रक्षक मुहिम से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अब तक अपनी सूझबूझ से 46 लोगों की जान बचाई है। जो हमारे मुंबई सबअर्बन को इसके लिए देखा जाए, जो पीक आवर का टाइम होता है उस समय रश ज्यादा रहती, उस समय ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा रहती। तो हमारे पास पीक आवर में आरपीएफ के 8 से 10 जवान
बड़े जो स्टेशन हैं उसको मैन करते हैं। इसके अलावा जीआरपी के भी इतने स्टाफ रहते हैं। जो जितने स्टेशन हैं उस पर हमने हाई रेजोल्यूशन के कैमरे भी लगाए, 2600 से ज्यादा कैमरे भी लगाए। मुसाफिरों की जान बचाने का संकल्प लेकर मिशन जीवन रक्षक से जुड़े जवान सतर्क रहते हैं। यात्रियों पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाती है। पीक आवर में यात्रियों की भीड़ को भी नियंत्रित करने का काम किया जाता है। यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे की तरफ से भी अभियान चलाया जाता है ताकि हर मुसाफिर सावधानी के साथ ट्रेनों में चढ़े और उतरे, जिससे यात्रा मंगलमय रहे। परास डामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। आज अपना देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए असम भी आजकल विदेशी डेलीगेट्स की मेहमान नवाजी में जुटा हुआ है। असम की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के सेंबार आइलैंड पर खास सजावट की गई थी। तो जैसे ही क्रूज से विदेशी मेहमान आइलैंड पे पहुंचे, उनका शानदार स्वागत किया गया। लोक नृत्य कलाकारों ने मेहमानों के सामने बिहू नृत्य का शानदार नजारा पेश किया। विदेशी मेहमान भी कलाकारों के साथ झूमने लगे। दरअसल देखिए, गुवाहाटी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए स्थायी वित्त जुटाना है। G20 की बैठक के लिए गुवाहाटी पहुंचे प्रतिनिधियों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीप और पुराने गवर्नर हाउस समेत गुवाहाटी में प्रसिद्ध स्थानों का भी दौरा कराया जा रहा है। जोधपुर में G20 सम्मेलन के तहत एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है, इसलिए G20 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। जोधपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं राजस्थानी कलाकारों ने उनकी आवभगत में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति से समा बांध दिया। देखिए। बालम आवो निभारे देश केसरिया, बालम आवो निभारे देश। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी सोमवार को। बिल्कुल, खबरें भी होंगी और शुभ समाचार भी होंगे, तो मिलते हैं आपसे सोमवार को।